विद इट, ये कुछ आर्गुमेंट हम यहाँ से जरा स्टार्टअप करते हैं। देखिए, हमने देखा कि इमोशन जो है इज अ रिएक्शन, इज अ फीलिंग दैट इफेक्ट योर फिजियोलॉजिकल एज वेल एज द कॉग्निटिव बिहेवियर। तो ये तीन एस्पेक्ट जरा अपने पास नोट डाउन कर लिए इन अ सिंपल वे। कॉग्निटिव एस्पेक्ट इज अ थॉट, इट इंक्लूड थॉट, बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशन। ठीक है, कॉग्निटिव यानी थिंकिंग के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है कि यू मे फ्रेंड नॉवल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल एंड द प्लेस वेयर यू फाइंड मी अनरियलिस्टिक, यानी ये क्या है, ये एक आइडिया है, थॉट है, बिलीव है कि आप किसी चीज को लेके, लोगों को लेके आपकी क्या सोच है, क्या एक्सपेक्टेशन है, तो ऑटोमेटिकली वैसा इमोशन डेवलप हो जाएगा। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सेकंड, फिजियोलॉजिकल एक्सपेक्ट, ये हमारी जो बॉडी पे उसका इम्पैक्ट आता है, सच एज फियर और एंगर। अगर हम बहुत घबराए हुए हों, परेशान हों, तो हम हमारा जो है वो बटरफ्लाई इफेक्ट आने लगेगा स्टमक पे, या फिर हमारे जो है वो इमोशंस इफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी के ऊपर ही। थर्ड, पेल हो जाते हैं ना, बिल्कुल येलो से हो गए, पेल हो गए। बिहेवियर एक्सपेक्ट है, इट इंक्लूड वेरियस फॉर्म ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन। अब इमोशनल एक्सप्रेशन फेशियल भी होता है, बॉडीली पोस्चर्स भी होता है, वॉइस भी होती है, गुस्से का इजहार जैसे हम कर रहे हैं। तो ये हमने तीन चीजें देखी हैं यहाँ पे। कॉग्निटिव यानी सोच, फिजियोलॉजिकल यानी फिजिकल जो चेंज आता है, थर्ड हमारा बिहेवियर की बात हो रही है। तो मैं इसके बाद अब जरा इस तीन थ्योरीज को डिस्कस करने जाऊंगा अभी थोड़ी देर में, और ज्यादा हम सेशन कंटेंट नहीं करेंगे, देन यू विल गो फॉर द नमाज। तो देखें, इमोशंस में मैंने अभी आपको बताया था कि साथ साथ ये तीन चीजें हैं। फीलिंग्स क्या होती है, एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है कि व्हाट डू यू फील नाउ, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, अच्छा फील करो, बुरा फील करो, नेगेटिव करो, पॉजिटिव करो। अच्छा, इफेक्शन क्या है, इफेक्शन वही फीलिंग्स जब आप बार बार, आपका एक मूड और स्विंग दोनों बन जाता है, तो वो आपका एक इफेक्शन है, शफकत जिसे कहते हैं आप, इफेक्शन कहते हैं। मूड क्या है, मूड टेम्पररी बेसिस पर है, जैसे अभी हमने देखा कि डिफ्यूज इफेक्टिव स्टेटस दैट जनरली लास्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन दैट इमोशन। ठीक है, यानी इस वक्त आप, तुम्हारा मूड तो हमेशा ही ऐसा रहता है, मूड ही ऐसा है। मूड्स मींस यानी मूड रिप्रेजेंट द फीलिंग्स, यू कैन से दैट द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन इज कॉल्ड द फीलिंग। ठीक है, और द फीलिंग दैट यू होल्ड इज कॉल्ड द मूड। मूड क्या है, जो फीलिंग आप होल्ड करके रखते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर फीलिंग कैसी होल्ड करके रखते हैं आप, एंगरनेस फील होल्ड करके रखते हैं, सैडनेस फीलिंग होल्ड कर, तो हम कहेंगे तुम्हारा तो मूड ही एग्रेसिव है, तुम्हारा तो मूड ही एंगर की तरफ, तुम्हारा तो मूड ही जो है वो इस तरह से है, वो यू आर ऑलवेज वरीड अबाउट, एंजाइटी के पेशेंट लगते हो, तो मूड ही इस तरह। तो मूड्स क्या है, दैट फीलिंग दैट यू होल्ड। अब ये हमने देखा, जैसे इस तरह के ये डिफरेंट ऑथर्स के दिए में इमोशंस, टाइप्स ऑफ इमोशंस, हमने हिरारकी देख लिया यहाँ पे। ये सबसे बेस्ट तो ये हिरारकी है जो मैंने आपको बुक से दिखाया था, ये उसी की डायग्राम है कि पॉजिटिव इमोशन होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ये सुपर सब ऑर्डिनेट्स कैटेगरीज हैं, फिर उसकी बेसिक कैटेगरीज हैं, फिर सब डिवीजन हुई है। अभी जो हमने सेकेंड हाफ में कंडक्ट करना था, वो हमारे लिए था दिस वन। ये जो थ्योरी है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन थ्योरीज हैं और बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, आसानी से समझ आ जाएगा। और ये एक जनरल सी बात है कि अगर हम देखते हैं यहाँ जेम्स लैंग की थ्योरीज है, वो कहता है कि जब स्नेक, जैसे कि आप एक जंगल में हैं, यू आर ट्रैवलिंग एंड यू एक्सीडेंटली सी द स्नेक देयर, तो क्या होगा, खौफ का आलम होगा। अब स्नेक जो है वो स्टिमुलस है, अब डायग्राम से समझे आप, स्नेक स्टिमुलस है, उस स्टिमुलस को देख के क्या होगा, फिजियोलॉजिकल अरूजल होगा, यानी बॉडी के ऊपर कोई एक इम्पैक्ट आएगा, यानी यू फील ट्रेम्बल, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद एक इमोशन फेयर। ठीक है, यानी वो कह रहे हैं पहले स्टिमुलस होगा, फिर बॉडली एक्शन और फिर इमोशन, ये एक सीक्वेंस है। लेकिन ये सीक्वेंस चेंज भी हो सकता है, देखें अलग अलग थ्योरीज हैं। जेम्स लैंग के अकॉर्डिंगली उसकी थ्योरी ये है कि एवरी इमोशन कॉरस्पॉन्ड टू अ डिस्टिंग्विश पैटर्न ऑफ फिजियोलॉजिकल अरोजल, यानी वो कहता है कि कहता है ये कि इमोशंस जो हैं वो बाद में आएंगे, पहले क्या आता है, हमारी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। यानी गुस्सा आएगा तो पहले हम लाल होना शुरू हो जाएंगे, हमारी आंखें लाल होना शुरू हो जाएंगी। भूख लगेगी तो पहले हमें हमें फिजियोलॉजिकल आएगा, फिर उसके बाद हमें जहन में, और फिर उसके बाद हम फ्रस्ट्रेशन का एग्रेसिव नेचर के हो जाएंगे। तो जेम्स लैंग कहता है कि पहले फिजियोलॉजिकल अरोजल है, यानी हमारा बिहेवियर एक्शन है, और फिर हमारे इमोशंस है। लेकिन हम इस थ्योरी से एग्री नहीं कर सकते। एक और थ्योरी भी है, क्योंकि हमारे पास कैनन बार्ट कहता है नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है।
बल्कि इट डिपेंड ऑन व्हाट, कॉग्निटिव अप्रेजल। कॉग्निटिव अप्रेजल ये इंटरप्रिटेशन के ऊपर। अगर वो जो हाइकिंग कर रहा है शख्स जंगल में और वो करता रहता है, वो एडवेंचरस है, मैन वर्सेस वाइल्ड की तरह से, या नेशनल ज्योग्राफिक का कोई अगर वो एक्टिविस्ट हो या फिर वो सपेरा हो, तो उसके लिए स्नेक क्या इंटरप्रिटेशन देगा? कोई खौफ नहीं आएगा उसको, कोई फियर नहीं आएगा। यानी उसकी जो थॉट, एक्सपेक्टेशंस एंड बिलीव है रिगार्डिंग द स्नेक, वो बिल्कुल चेंज हो गई। तो वो ये देखें यहाँ पे वो कहता है कि स्टिमुलस स्नेक को देख के क्या आएगा? कॉग्निटिव अप्रेजल, यानी माइंड में क्या है कि मैं इससे बच के निकल जाता हूँ, मैं पहले भी देखा था तो मैंने क्या किया था। यानी फिर दो चीजें आपके सामने, यानी ट्रेम्बल, खौफ आएगा, इंक्रीज हार्ट रेट, फिर फेयर आएगा। ये इसका कहना है। कैनन वार्ड ने कहा है, समझें एक तरह से कि पहले कॉग्निटिव अप्रेजल है, उसके बाद ये दोनों चीजें आएंगी, दोनों यानी बिहेवियर और साथ साथ इमोशन। इसी तरह तीसरी थ्योरी जो है जो शास्त्र की टू फैक्टर थ्योरी है, वो बिलीव रखती है कि नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि दोनों चीजें साथ होती हैं। जैसे व्हेन यू सी द स्नेक, तो आपके अंदर एक फेयर भी आएगा, खौफ भी आएगा, और साथ में सोच भी आएगी। इन दोनों चीजों को पैरेलली कंबाइन करके हमारे अंदर इमोशंस डेवलप हो जाएंगे। तो ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं, बेसिकली वो ये जानने में इंटरेस्ट रखते हैं कि जो इमोशंस पहले आता है ड्यू टू बिहेवियर या फिर वो थॉट की वजह से। तो ये हमारे सामने तीन थ्योरीज हैं, इसको हम दोबारा से देख सकते हैं कि जेम्स लैंग्स ने क्या कहा। उसने कहा इमोशन जो है वो हमारी बिहेवियर और फिर हमारे पास फीलिंग्स डेवलप होती हैं। ठीक है, खौफ का आलम होगा, भागेंगे दौड़ेंगे, फिर एक फेयर डेवलप होगा। कैनन बार्ड का कहना है कि नहीं, पहले ये हमारे थैलेमस में यानी हमारे कॉर्टेक्स में, हमारे माइंड के अंदर जनरेट होगा, फिर उसके बाद हमारे साथ साथ रन यानी बिहेवियर भी आएगा और साथ में फेयर यानी फीलिंग्स भी आएगी। शेस्टर का कहना ये जो टू फैक्टर थ्योरी है कि नहीं, दोनों चीजें पैरेलल होंगी। व्हेन यू फील अफ्रेड, तो आपके अंदर फेयर भी डेवलप होगा और यू आर टेक एक्शन। ठीक है, तो अगर मैं इस सारी थ्योरी को सम अप करूं, तो एक थॉट की बात हो रही है यानी थॉट एक्शन, एक बिहेवियर की बात हो रही है यानी रिस्पॉन्स, और एक फीलिंग्स की बात हो रही है यानी इमोशन। तो अब सवाल, ये जो तीनों थ्योरीज को समझाने के लिए क्या बात हो रही है कि पहले क्या होता है? इमोशंस पहले आते हैं, पहले एक्शंस आते हैं, यानी पहले हम कोई ऐसा एक्ट करते हैं तो फिर कोई इमोशन जनरेट होता है, या हम कोई ऐसा बिहेव करते हैं तो कोई इमोशन जनरेट होता है, या इमोशन की वजह से हमारा एक्शन और बिहेवियर है। यू गॉट माय पॉइंट? तो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से तीन थ्योरीज सामने डेवलप होती हैं। और ये बहुत कॉमन सी डिबेट है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक जर्नल सा एक डिस्कशन है कि भाई देखें, एक्शन पहले है, पहले देखें। अब आपसे अगर मैं आपसे आपकी राय पूछूं, तो क्या ऐसा है पहले कि पहले एक्ट करते हैं हम कोई ऐसा एक्ट करते हैं, उस एक्ट की वजह से हमारा इमोशन डेवलप होते हैं, या हमारा कोई इमोशंस माइंड होता है, फिर उसकी बेसिस के ऊपर हम बिहेव करते हैं। तो ये तीनों थ्योरीज हमारे सामने प्रेजेंट हैं, जिसने तीनों के सीक्वेंस को बताया है। ठीक है, लेकिन ये बात तय है कि इमोशंस जो हैं यही रिस्पॉन्स और बिहेवियर और एक्शन का सबब बनते हैं। ये सब दोनों इंटरलिंक है, पहले हो या बाद में हो, मगर ये बात तय है, ये बात बिलीफ है कि इमोशंस जो हैं वो इफेक्ट करते हैं। बल्कि साइकोलॉजिस्ट तो इसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं कि वो आपके माइंड के अंदर जो है वो एक डेवलप होती है एनर्जी, उससे फिर इमोशंस आपके अंदर डेवलप होते हैं, जो कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी है। तो ठीक है जी, अब ये कुछ फाइनल स्लाइड्स हैं। यस, इमोशनल प्रिंसिपल ऑफ इमोशन, कि इमोशन बहुत ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी हैं भाई? आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपने आप को समझ पाते हैं। हमारे सिर्फ रीज़न और माइंड ही नहीं है, बल्कि दिल और इमोशंस यानी हार्ट एंड फीलिंग्स भी हैं, ये भी हमारा एक हिस्सा है। और इससे ही इंसान एक मुकम्मल होता है। दूसरी बात, एंगर, हैप्पीनेस, फ्रस्ट्रेशन, ये एक्सप्रेशन होती हैं। यानी कुछ बातें हम अल्फाजों के ज़रिए नहीं कह पाते, मगर ये जो हमारे इमोशंस हैं ये ज़्यादा बेटरली हमें जो है वो क्लियर करते हैं। और अभी आप इस बुक को अगर कभी रीडिंग करेंगे, या एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, वो है फेस फीडबैक। ठीक है, फीडबैक इफेक्ट, यानी लोगों को मॉनिटर किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है कि उनके फेशियल एक्सप्रेशन कब, कहाँ, किस मौके पर कैसे होते हैं, जिससे ये पता लगे कि वो जेन्युइनली खुश हैं या वो कब खुश होते हैं और कब वो दुखी होते हैं।
तो ये उनकी नीड्स क्या हैं, इसको देख के बड़ा रिसर्च की गई है, और ये फिर मार्केटिंग के अंदर भी यूज किया जाता है। मार्ट के अंदर देखा होगा वो किस तरह से प्रेजेंट की जाती हैं चीजें, कि जब वो आए तो एक फीलिंग का इमोशंस हो, किसी इवेंट में पार्ट करें या फिर कोई मूवी प्लान करें या कंटेंट क्रिएट करें, तो वो इमोशंस ट्रिगर होने चाहिए। तो वो बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल रिसर्च रही है इन चीजों के ऊपर, कि बॉडी लैंग्वेज कब कैसे रिएक्ट करेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इमोशन, ठीक है। और ये वर्क लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है, ऑफिस लाइफ में भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी जैसे मैंने कहा, हैप्पी बीज मेक मोर हनी, तो यहाँ पे देखें ये सारे पॉइंट्स इसी से रिलेटेड हैं कि इमोशनल। अच्छा, फिर ये है वी कैन एड्रेस इमोशनल इश्यूज एंड स्टिल सेव आवर ट्रू फेसेस। तो बिल्कुल है, कभी कभार जबान जो है वो कुछ कह रही होती है, लेकिन इमोशंस हमें बताते हैं कि नहीं, हम कह तो रहे हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ, मगर अंदर से हाल कोई बुरा है। इसी तरह इमीडिएट रिएक्शन जो आता है हमारा, वो हमें बताता है कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। जो डीपर इनसाइड फीलिंग होती है, जो इनर मोस्ट थॉट एंड फीलिंग होती है, वो इमोशंस के अंदर मौजूद होती है। तो ठीक है जी। तो यहाँ पे ये फाइनल स्लाइड्स हैं आपके लिए कि अब अनडिजायरेबल इमोशंस को कैसे, अब अनडिजायरेबल इमोशन में जो सबसे खतरनाक इमोशन जो है, जो आपको आपके लिए बहुत हार्मफुल है, वो एंगर ही है, या दूसरा वरीनेस है, ठीक है, जेलसी है। तो इस इमोशंस को कैसे काबू किया जाए, अवॉइड द सिचुएशन, उन सिचुएशन से परे रहें, दूर रहें। ऐसी हैबिट बनाएं अपनी कि जिसमें आप प्रोवोक ना हो, यानी आपको पता है कि ये आग लग जाएगी अगर ये इमोशंस मेरे जो है वो डेवलप हो जाएंगे, गुस्सा है, जलीसी है, या और अदर इमोशन जिसकी वजह से जो है वो आपको हार्म होगा। तो अवॉइड दैट सिचुएशन, ठीक है। और थोड़ी सी थेरेपी होती है, लर्न करते हैं, होल्ड बैक करते हैं, बहुत सारे इस तरह के जो है वो इसके ऊपर एंगर मैनेजमेंट कोर्सेज हैं। बाकी साइकोलॉजिस्ट भी बहुत सारी इसके लिए हेल्प मददगार हो साबित होते हैं, ठीक है जी। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है कि हम किस तरह के जो अननेसेसरी इमोशंस हैं, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी एक डेमोन्स्ट्रेट किया कि कौन सा इमोशन शो करना है, कौन सा नहीं करना, ठीक है। तो चलो जी, दैट्स ऑल अबाउट इट। अब ठीक है, आप लोग का नमाज का भी टाइम होने जा रहा है, सही है। तो कोई सवाल है तो कर लें, अदरवाइज मैं जो है वो फिर आपको, ठीक है, आज की अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ। मैं एक हाफ की तो मैंने कर दी है, दूसरे हाफ के लिए भी मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ। आप अपने सवाल लिख दें चैट पे, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, कोई सवाल है तो अगर आप कर सकते हैं, और नमाज करके आ जाएं। फिर अगर आप कहेंगे तो सेकंड हाफ, एक और हाफ कंडक्ट कर लेंगे, अदरवाइज वी डोंट नीड टू बी, तो हम नहीं करेंगे फिर सेशन कंडक्ट। अच्छा जी। जी, क्या लोग क्या कह रहे हैं, जरा सवाल, हाँ जी। रिस्पांस, क्या रिस्पांस, बात कंप्लीट करें, रिस्पांस मैं समझ नहीं पाया। जमीन डिस्कनेक्ट, ठीक है, लगा देंगे अटेंडेंस की। अच्छा, गुस्सा कैसे कंट्रोल करना चाहिए, हाँ ठीक है, ऑफ कर देंगे। वो तो एंगर मैनेजमेंट में जो अब डिफरेंट थ्योरीज हैं, देखें, एक गुस्सा करना एक आदत भी बन जाती है। ये एक बहुत बड़ा एक डिबेट है पूरी, एक ये मैं इंटायर सोशल बिहेवियर में पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, सोशल साइकोलॉजी के अंदर। तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन जो है वो क्या वजह है, ठीक है। तो अभी तक की थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये है कि जो फीलिंग्स, यानी एंगर इज अ फीलिंग, अब इट बिकॉज ऑफ योर थॉट, एंड इट्स बिकॉज ऑफ योर सम बिहेवियर रिस्पॉन्स जो आप कर रहे हैं, बिहेवियरल रिस्पॉन्स जो है। तो वो आप पैटर्न देखना पड़ता है। वैसे तो देखें, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो उसी वजह से आपका जो सेशंस कंडक्ट करते हैं, उसमें आपका पैटर्न देखते हैं कि कब कब किन किन बातों पे आपका एक गुस्सा आपका जनरेट होता है। तो वजह तो होगी ना, बिला वजह तो नहीं होते, कोई तो बात होगी। तो वो कौन सी बात है उसको लिस्ट डाउन करें, और इतनी उम्र गुजारने के बाद अंदाजा हो ही जाता है कि अब कोई ये शख्स क्या, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता,
तो ये भी झूठ होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है। देखें एक छोटे से बच्चे को ही क्यों ना देखें, उसको अगर खाने को नहीं मिलता या उसकी बात नहीं सुनो, उसको इग्नोर कर दो, तो उसको किसी ने सिखाया नहीं होता होगा, फिर भी वो गुस्से का इजहार करता है। तो ये तो नेचुरल फिनोमेना है। कोई ये कहे कि नहीं एंगर ही नहीं है, एंगर मुझ में से खत्म हो जाए, तो खत्म नहीं होता, कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है, अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्ड करना सिखाया जाता है। ठीक है। देखो हमें जो बचपन में तरबियत दी जाती है, वो इसलिए दी जाती है कि बेटा ये तो होगा, गुस्सा तो कर आएगा, लाजिम है, मगर तुम्हें कैसे उसका इजहार करना है। ठीक है। नफरत भी होगी लोगों से, जेलेसी भी फील होगी, ये नेचुरल है, लेकिन तुम्हें इसका इजहार कैसे करना है। इन फीलिंग्स को जब तुम महसूस करोगे, तो तुम्हें ट्रेन करना चाहिए, तरबियत होनी चाहिए कि इसका रिएक्शन कैसे देना है। सही है। भूख शदीद लग रही है तो लूट मार थोड़ी ना मचा दोगे जाके तो किस तरह से तहामुल से रहना है, तो यही तो तरबियत होती है। तरबियत यही होती है कि ये जो सारे इमोशंस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, खुश रहना है तो ठीक है, खुश रहें मगर एक लिमिट में रहें, दुखी हैं तो भी तरह एक लिमिट में रहें। ठीक है। कितना रोना है, कितना हंसना है, तो ये सारा कुछ है। उसी में गुस्सा भी आ जाता है, सिर्फ गुस्सा ही क्यों देखें हम। तो तमाम तरह इमोशंस जो हैं वो इट शुड कीप बैलेंस, इसमें एक इक्विलिब्रियम होना चाहिए। चलें ठीक है, बस इतना। अच्छा हमजा क्या कह रहे हैं वैसे, एंगर इनहेरिट इनहेरिट, या ये बातें ना कही जाती हैं, इनहेरिटेंट होता है, और ये तो गुस्सा मुझे तो अपने, अक्सर ये हमारे यहाँ फख्र का बाइस समझते हैं, गुस्सा तो देखो मुझे पापा से मिला है, गुस्सा तो मेरी मम्मा से मिला है, हमारा तो खानदानी गुस्सा है। तो भाई इसमें कोई फख्र करने की बात नहीं, इसमें शर्म की बात है। तो ये भाई ये कोई जेनेटिक वेनेटिक कुछ नहीं होता, इंसान काबू कर सकता है। ये मतलब मेन इसका मतलब है कि सदियों से एक सिलसिला जो है वो चलता आ रहा है और आपने अभी तक सही नहीं किया उसको। ये तो यही कहेंगे हम इस बात को। और मैं तो उसको एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि तरबियत बहुत जरूरी है। ये तो नेचुरल है, ये तो होता है, गुस्सा आएगा, लेकिन आपने गुस्से को काबू काबू करना, गुस्से को जो है वो बर्दाश्त कर लें, गुस्से का इजहार कर लें, तो ये बहुत ज़रूरी, ये सिखाना बेहद ज़रूरी होता है। तो उसमें पेरेंटिंग भी है, उसमें टीचिंग भी है, उसमें